हे हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर हमने पढ़ा था कि डिमांड के ऊपर किन किन फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ता है या किसी भी इंडिपेंडेंट फैक्टर के चेंज होने से डिमांड के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब डिमांड बढ़ती है या घटती है। ऐसे बहुत सारी रिलेशनशिप हमने देखी थी। यहाँ पे यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम ये देखेंगे कि डिमांड के ऊपर असर तो पड़ रहा है पर कितना इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, यानी प्रोपोर्शनेट चेंज उसमें कितना आ रहा है वो हम जज करेंगे। वही देखने के लिए हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मीनिंग की। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्पेशली हम प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी या फिर ईपी, दोनों एक ही चीज़ मानते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is a measure of the degree of responsiveness of demand for a commodity to change in its price। थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि अगर प्राइस चेंज होती है तो उसका इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर कैसा पड़ता है, यानी डिमांड बढ़ती है या घटती है। ये सारी चीज़ें हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ी थी। वहाँ हमने पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप, यानी अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी और अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हमें ये तो पता है कि प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में कैसा चेंज आएगा, पर यहाँ हम जिस चीज़ पे फोकस रखते हैं वो होता है कि कितना चेंज आएगा। ठीक है, कि अगर प्राइस थोड़ी सी चेंज हो रही है तो उसका डिमांड के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वो देखने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ED इज परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। ED और EP दैट इज सेम थिंग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों एक ही बात है। परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ठीक है, यहाँ पे ED इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड EP इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बात करते हैं हम डिग्री और फॉर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी की। अगर हम बात करें डिग्री और फॉर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी की तो हमारे पास 5 डिग्रीज या फिर फॉर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी होती है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, हाईली इन इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक। यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक आप कब कहते हो, जब आपका ED यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनाइट होता है। इन इलास्टिक का परफेक्टली इन इलास्टिक कब होता है, जब ED इक्वल्स टू 0 हो। हाईली इलास्टिक कब होता है, जब ED मोर देन 1 हो। हाईली इन इलास्टिक कब होता है, जब ED लेस देन 1 हो। और यूनिट इलास्टिक जब आपका ED इक्वल्स टू 1 होता है। अब हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की। तो ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे आपके प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता या फिर नेग्लिजिबल चेंज आता है या फिर नो चेंज आता है। मतलब आपके प्राइस में कोई चेंज नहीं आता या फिर नेग्लिजिबल चेंज आता है, लेकिन फिर भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, तो वो कहलाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अगर इसको आप इस डायग्राम से समझोगे तो यहाँ पे प्राइस देखो अपनी वही है, OP है प्राइस। प्राइस यहाँ भी OP है, A पॉइंट पे भी OP है, C पे भी OP है और B पे भी OP ही है। यानी प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड हर पॉइंट पे अलग अलग है। ठीक है, जैसे A पे OQ है, C पे OQ 0 है और B पे OQ 1 है। तो अगर आप देखो तो OQ से OQ 0 के अंदर 10% का चेंज आ रहा है। इसको अपन लिखते हैं 10% चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है चेंज को। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो 10% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसको अगर आप फॉर्मूले से देखते हो तो हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 10% है, लेकिन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कुछ है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं है। प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तो प्राइस के अंदर कितना चेंज आया, 0%। तो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी कितनी हो गई, इनफिनिट। इस केस में हम कहते हैं कि हमारी जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। अब देखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड को। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, इफ़ देयर इज नो वेरिएशन इन क्वांटिटी डिमांडेड इवन इफ देयर इज हाई वेरिएशन इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब अगर किसी कमोडिटी की प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस या फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ऊपर नीचे जा रही है प्राइस, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है या फिर नेग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो कहलाता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यानी कि प्राइस में कुछ भी हो जाए उसका डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो इन्फ्लुएंस नहीं करते डिमांड को।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्राइस अगर डायग्राम से समझते हैं तो प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है। प्राइस में चेंज आ रहा है, कितना 10% दोनों में चेंज आ रहा है प्राइस के अंदर, लेकिन फिर भी डिमांड अभी भी OQ ही है हर पॉइंट पे, चाहे A पे देखो, B पे देखो या C पे देखो, क्वांटिटी डिमांडेड सेम है, दैट इज OQ, ठीक है। तो अगर इसको हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वो तो कुछ है ही नहीं, ज़ीरो है, क्वांटिटी डिमांड में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो हो जाएगा 0। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 10%, तो 0 डिवाइड बाय 10%, तो देखा जाए तो अपनी इलास्टिसिटी कितनी आएगी 0। तो जब भी आपकी इलास्टिसिटी 0 आती है दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि आपके प्राइस में जो भी चेंज आ रहा है उसकी वजह से डिमांड में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जब आपकी प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने की वजह से आपके क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर ज़्यादा चेंज आ रहा है, यानी कि if percentage change in quantity demanded is more than percentage change in price, यानी प्राइस में जितना चेंज आया है परसेंटेज चेंज उससे ज़्यादा परसेंटेज चेंज आपकी डिमांड में आया है, यानी प्राइस अगर थोड़ी भी फ्लक्चुएट होती है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड उससे ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, दैट इज़ कॉल्ड हाईली इलास्टिक डिमांड, राइट। इसका कर्व कैसा बनता है, फ्लैटर इसका कर्व बनता है, यानी बहुत ही लेटा हुआ सा इसका कर्व बनता है, तो ऐसा फ्लैट कर्व इसका बनता है। यहाँ पे देखो अगर अपन बेसिस माने OP को और OQ को, ठीक है, A पॉइंट अगर अपना बेस है तो A पॉइंट के ऊपर अपनी प्राइस जो है वो OP है और क्वांटिटी डिमांडेड OQ है। अगर प्राइस में चेंज आता है, प्राइस इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम OP टू OP1, तो योर डिमांड विल डिक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ0। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आ रहा है 10%, जबकि प्राइस कितनी फ्लक्चुएट हुई थी, केवल 5%। इसको अगर आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आ रहा है 10%, लेकिन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना था जस्ट 5%, राइट। तो आपका ED क्या आ रहा है 2, दैट इज ED इज मोर देन 1। वही तो होता है हाईली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे आपका ED जो आता है मोर देन 1 आता है। तो अब देखते हैं हाईली इन इलास्टिक डिमांड। हाईली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि आपकी प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं, लेकिन फिर भी आपकी डिमांड कंपैरेटिवली कम चेंज होती है, यानी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आता। चेंज तो आता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आता जितना प्राइस में आया है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी क्वांटिटी डिमांड में प्राइस से कम चेंज आएगा, ठीक है। इसका कर्व कैसा बनता है, स्टीपर, यानी बहुत खड़ा सा कर्व बनता है इसका, ठीक है। यहाँ पे देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 10%, लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है जस्ट 5%, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो कितना है 5% है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है जस्ट वो है 10%, तो 5 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा 0.5। तो यानी कि अपनी जो ED है यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इज़ लेस देन 1। तो ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे आपकी जो डिमांड है वो हाईली इन इलास्टिक होती है, यानी कि आपकी परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़्यादा होगा और आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा। अब अपना लास्ट बचा है यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड क्या होती है कि मतलब जितना आपकी प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही चेंज आपके डिमांड के अंदर आ रहा है, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना परसेंट चेंज प्राइस में आया है उतना ही परसेंट चेंज डिमांड के अंदर आएगा। इसका कर्व कैसा बनता है, इसका कर्व जैसे नॉर्मल कर्व बनाते हैं वैसे ही बनता है। यहाँ पे प्राइस अगर 10% चेंज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% ही चेंज होगी। इसको अगर आप इससे फॉर्मूले से समझते हैं तो कैसे समझेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आ रहा है 10% आ रहा है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी 10% है, तो कितना हो जाएगा 1। तो यानी ED इक्वल्स टू 1। जब आपके परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सेम होते हैं तब आप उसको बोलते हो यूनिट इलास्टिक डिमांड। अब अगर हम सारी इलास्टिसिटीज़ का एक कंबाइंड डायग्राम बनाते हैं तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ED इक्वल्स टू इन्फिनाइट, ED मोर देन 1, ED इक्वल्स टू 0, ED लेस देन 1 और ED इक्वल्स टू 0। तो ED इन्फिनाइट कब होता है,
जब हॉरिजॉन्टल बनता है आपका। ईडी इनफाइनाइट कब होता है, जब आपके परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है और जबकि प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। ईडी मोर देन 1 कब होता है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ईडी इक्वल्स टू 1 कब होता है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ईडी लेस देन 1 कब होता है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ईडी इक्वल्स टू 0 कब होता है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इवन इफ देयर इज चेंज इन परसेंटेज देयर इज चेंज इन प्राइस। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, मेथड्स कितने, जिनमें से पहला मेथड जो है वो है परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्रोपोर्शनेट मेथड। तो इसको जो अभी अपन ने फॉर्मूलेज देखे थे वही वाला मेथड है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन केस आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है कि आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है या परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, तो वो आप इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या हो जाएगा, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। अगर आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहते क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अपन को इसको डिवाइड करना है इससे, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इसको डिवाइड करना है इससे। तो अगर देखा जाए तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस, इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन से चेंज करोगे तो क्या आएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस, राइट। तो इसकी अगर पोजीशंस को एक्सचेंज किया जाए तो आपके पास फाइनली फॉर्मूला बनता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड। ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला बनता है, ये इसका डेरिवेशन हो जाता है। अब हम एक दूसरे मेथड की बात करते हैं जो मेथड है टोटल आउटले मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस होते हैं। यहाँ पे ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट और ईडी इक्वल्स टू 0 वाले केस को हम कंसिडर नहीं करते। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये 3 केसेस होते हैं। अगर आपके प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आप क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर देखते हो, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड करके आपका टोटल एक्सपेंडिचर निकलता है, राइट। तो अब अगर आपके प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, और आपकी प्राइस अगर घट रही है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो अगर आपके प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे आपका ईडी क्या हो जाएगा, मोर देन 1, जिसको आप इलास्टिक कंसिडर करोगे, इलास्टिक डिमांड। फिर दूसरा केस आता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी आपकी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है तो आपकी टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, और अगर प्राइस घट रही है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, दैट इज इन इलास्टिक डिमांड। और अगर आपके टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा प्राइस में चेंज आने की वजह से, तो वो आपका कहलाता है ईडी इक्वल्स टू 1। क्योंकि यहाँ पे आपके पास ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट और 0 वाले केसेस नहीं है, यानी परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक वाले केसेस नहीं है। तो आपका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ईडी इज मोर देन 1, ईडी इक्वल्स टू 1 और ईडी इज लेस देन 1। इस पूरे केस में ईडी मोर देन 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक ईडी इक्वल्स टू 1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक ईडी इज इक्वल्स टू लेस देन 1 होगा। इसका एक और मेथड है जो रह गया है, वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, share with your friends and you can also join the Telegram channel.